बोल रहे थे चौथा हेडिंग है आपका यहाँ पे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे, पहले तो यहाँ एक वर्ड ही है ये एकोमोडेशन, इसी वर्ड का पहले मतलब समझना है। व्हाट मीन्स एकोमोडेशन, ये एकोमोडेशन क्या होता है। देखो इसको अपनी भाषा में हम लोग कह सकते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कह सकते हैं हिंदी में, इसी को बोलते हैं तालमेल बैठाना। दो कम्युनिटीज आपस में कोई भी प्रॉब्लम है, दो स्टूडेंट के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, दो कंट्री या सोसाइटी के बीच में, तो अगर किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकाल के मैटर को सुलझा दिया जाए तो उसी को यहाँ पे नाम दिया गया एकोमोडेशन, यानी एडजस्टमेंट करना। तो चूंकि बेल्जियम का प्रॉब्लम था कि डच ज्यादा संख्या होते हुए भी गरीब थे और फ्रेंच कम संख्या होते हुए अमीर था, और वो ज्यादा क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे पावर को, और यही उन दोनों के बीच का टेंशन का कारण था। तो बेल्जियम जब आजाद हुआ, बेल्जियम का जो टाइमिंग है इंडिपेंडेंट होने का वो 1970s है। अब जब ये आजाद हुआ तो इसके सामने चैलेंज था यही कि कैसे इस झगड़े को खत्म किया जाए और कंट्री स्मूथ वे में धीरे धीरे ग्रो करता है। तो फर्स्ट टाइम जब बेल्जियम में संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो रूल्स बने होंगे, लेकिन उस रूल्स के वजह से जैसे ही प्रॉब्लम होता था बेल्जियम उस कॉन्स्टिट्यूशन के नियम को अपडेट कर देता था। फिर प्रॉब्लम हुआ फिर से चेंज किया, फिर प्रॉब्लम हुआ फिर से चेंज किया, ऐसे कर करके बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, बेल्जियम का जो भी संविधान था, उसे 1970 से 1994 के बीच में 4 बार अपडेट किया गया। और यहाँ पे अपडेट के जगह पे हम शब्द यूज कर सकते हैं अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अलग वर्ड आ गया यहाँ पे। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज और मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान में किसी तरह का पुराना कोई लॉ है, उसको बदलना है, उसको मॉडिफाई करना है, रिप्लेस करना है, तो उस प्रोसेस को अमेंडमेंट कहते हैं। और ऐसा काम श्रीलंका ने 4 बार किया। यही पॉइंट प्रूव करता है कि श्रीलंका चाहता था कि फ्रेंच और डच लड़े नहीं और बेल्जियम ज्यादा ग्रो करे, इसलिए ये बार बार सुधार रहे थे। और जब 4 बार सुधारे ना, तो एक बेल्जियम का एक फाइन एग्जाम्पल सामने आया, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल सामने आया, जिसके मेन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारे प्रोविजन हो गए, बट यहाँ पे 4 मेजर प्रोविजंस था जिसको बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना गया। और ये 4 मेजर प्रोविजन ने डच और फ्रेंच के बीच का जो प्रॉब्लम्स था उसको बहुत अच्छी तरीके से डील कर दी। तो ये 4 मेजर प्रोविजन क्या थे बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। पहला जो था, पहला मॉडल था जो कहता था कि इक्वल मिनिस्ट्री हो गई, डच एंड फ्रेंच हैव इक्वल मिनिस्ट्री इन सेंटर। मतलब पूरे कंट्री लेवल का जो गवर्नमेंट बनेगा, कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, उसमें तीनों कम्युनिटीज का, फ्रेंच का, डच का और जो भी जर्मन से, उन सब कम्युनिटीज का मंत्रियों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी। जैसे एग्जाम्पल फॉर इंडिया है, तो इंडिया में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, सिख है, तो उसकी झगड़ा को खत्म करने का भाई क्या करो, सारे धर्म वाले से बराबर बराबर मंत्री लो, लड़ेगा नहीं। वैसा ही यहाँ पे प्रपोजल लाया गया और ये पहला बेस्ट प्रोविजन था जो उनके झगड़े को डील करने में सफल रहा। दूसरा प्रोविजन क्या था, दूसरा प्रोविजन था कि जो स्टेट गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया गया, इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया। पहले जब आजाद हुआ था ना 1970s में, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे डिपेंडेंट था, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट छोड़ा गया और वो हर स्टेट अपने अपने रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल है कि जो वहां का कैपिटल था ब्रसेल्स, यहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। ब्रसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट का टर्म लाया गया। सेपरेट गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि फ्रेंच और स्पीकिंग जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा ब्रसेल्स के अंदर। अब ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऐसा समझ में आएगा, दूसरी भाषा में समझते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि डच और फ्रेंच यहाँ ब्रसेल्स में, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो दोनों कम्युनिटीज है, एक डच और एक फ्रेंच, तो ये कैसे सेपरेट गवर्नमेंट फॉलो करेंगे, एक का क्या होगा, एक का गवर्नमेंट रहेगा ब्रुसेल्स के अंदर, तो दूसरे का उतना ही पावर या उतना ही पोजीशन दिया जाएगा ओवर द कंट्री, यानी पूरे कंट्री पे वो उतने ही पावर को एंजॉय करेंगे जितना ये ब्रुसेल्स के अंदर एंजॉय करेगा। या रिवर्स कर दो,
अगर फ्रेंच का सरकार ब्रुसेल्स में बनता है तो डच को पूरी कंट्री पे उतना ही पावर दिया जाएगा एंजॉय करने का। इसी को नाम दिया गया सेपरेट गवर्नमेंट, मतलब पूरे कंट्री से अलग, पूरे बेल्जियम से अलग ब्रुसेल्स में एक नया तरीके से सरकार बनाई गई। जैसे सपोज इंडिया में पूरे कंट्री का नियम एक है, बट दिल्ली का जो नियम है ना वो डिफरेंट है। तो सेम यहाँ भी है कि ब्रुसेल्स के लिए अलग रूल्स ही बनाए गए ताकि ब्रुसेल्स को लेकर के दोनों में प्रॉब्लम ना हो। एंड नंबर 4, चौथा प्रोविजन था कि ब्रुसेल्स के अंदर एक सरकार बनाई गई थर्ड लेवल का, जिसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये ब्रुसेल्स का थर्ड लेवल था, मतलब ये लोकल गवर्नमेंट है। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है कि हर कम्युनिटी, डच भी, फ्रेंच भी और जर्मन के भी अपने अपने सरकार होंगे छोटा लोकल लेवल पे। और जब भी इनका अपना इशू होगा रिलीजियस का या अपने सेक्शन से, तो ये उसको खुद ही सॉल्व करेंगे। मतलब हर कम्युनिटीज का अपना लोकल गवर्नमेंट, और उनके कम्युनिटीज में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको तुरंत डील कर लेंगे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम जाने नहीं देंगे। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जिसको बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेस्ट प्रोविजन बोला जाता है, और इसीलिए इसको बेल्जियम मॉडल भी नाम दिया गया। और इसके वजह से बेल्जियम में श्रीलंका जैसा केस क्रिएट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर पावर सही तरीके से शेयर हो तो पॉलिटिक्स जो है ना वो स्टेबल हो जाता है, राजनीति, सरकार सब स्थिर हो जाता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है। दूसरा, सबको एक समान राइट्स मिलने लगते हैं, सरकारें अच्छी बन जाती है, कंट्री का ग्रोथ हो जाता है। ये सब पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है। अगर अच्छा से हुआ तो ये होगा, और अगर बुरा से हुआ तो श्रीलंका वाला केस आ जाएगा। तो ये आपका हेडिंग नंबर था 4। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे तुरंत हम साथ में चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है 5 नंबर में, वाई पावर शेयरिंग। तो वाई पावर शेयरिंग जब आते हैं रीजन देखने के लिए, तो अगर हम श्रीलंका का केस देखते हैं और अगर दूसरी तरफ हम बेल्जियम का केस देखते हैं, तो दोनों केस में रीजन सामने निकल के आ रहा है। श्रीलंका वाले में क्या देखे, मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर शासन करा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगला पॉइंट रिलेट करेगा। श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटी कम्युनिटीज ने माइनॉरिटी पे रूल किया। भाई उस चीज से बचना है तो पावर शेयर ठीक से करो। दूसरा, वहां मेजोरिटी कम्युनिटी मनमानी कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी और सारा पॉलिटिकल पावर को एंजॉय कर रही थी। उससे बचना है तो पावर को ठीक से शेयर करो। कंट्री का इकोनॉमिक, वहां पे सिविल वॉर आ गया, अगर सिविल वॉर जैसे सिचुएशन से भी बचना हो तो पावर को सही तरीके से शेयर करो। अब दूसरा, बेल्जियम में हम अभी तुरंत बताए कि अगर पॉलिटिक्स को स्टेबल कर देना है तो पावर को सही तरीके से शेयर करो। अगर गवर्नमेंट अच्छी चाहिए तो पावर को सही तरीके से शेयर करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारा पॉइंट निकल के आ रहा है दोनों कंट्री से। और इसीलिए पूछा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन बन जाए कि पावर शेयरिंग के पीछे का काउज क्या, तो बहुत सारे काउज हैं। अभी जितना बोले वो सारा काउज ही है, बट क्या किया बुक ने, क्या किया कि उस काउज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो भी पावर शेयरिंग का काउज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला प्रूडेंशियल और दूसरे को बोल रहा है मोरल। अब ये दोनों का मतलब समझो और वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। प्रूडेंशियल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ इंसिडेंट या फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन या केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ इवेंट्स। किसी इवेंट्स को पहले ऑब्जर्व करना, उसके प्रॉफिट और गेन को समझना और फिर उसको एक्सेप्ट करना। ऐसा अगर कोई करता है तो उसको कहते हैं प्रूडेंशियलिटी। तो हमने क्या देखा, ये 2 चीजें हम पहले प्रैक्टिकल कर ले श्रीलंका का और बेल्जियम का। हम उसको देखने के बाद जज करेंगे कि अच्छा पावर ऐसे शेयर करोगे ना तो ये होगा। तो ऑब्जर्व करने के बाद जब कोई चीजें की जाती है तो उसको प्रूडेंशियलिटी बोला जाता है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद सामने आ रहा है कि सरकार अच्छी बन जाएगी, अगर ये हुआ तो पॉलिटिक्स स्टेबल हो जाएगा, मेजोरिटी माइनॉरिटी पे शासन नहीं करेगा, मेजोरिटी मनमानी नहीं करेगा, बराबर बराबर राइट्स मिलेगा। अगर हम ऑब्जर्व करके काम करें तो ये सारा पॉइंट चला जाएगा प्रूडेंशियल वाले पॉइंट्स में। और अगर मोरल में देखा जाए तो मोरल में बस ये मान्यता होती है कि जो चीजें अच्छी है बस उसको अच्छा मान लेना, जिससे लोगों को अच्छा हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर, हम लोग मॉरलिटी की क्या, मॉरलिटी का कहाँ कहाँ अपने लाइफ में यूज करते हैं, कल्चर में यूज करते हैं, ट्रेडिशन में यूज करते हैं। रिस्पेक्ट देना हो तो भाई वहां बोलते हैं कि उसका मॉरल बहुत अच्छा। सेम अगर डेमोक्रेसी है और वहां पे पावर शेयरिंग हो रहा है तो उसके भी कुछ मॉरलिटी है। जैसे डेमोक्रेसी का वैल्यू तभी है जब पावर को सही तरीके से शेयर किया जाए। जैसे सपोज दैट श्रीलंका में नहीं कहेंगे कि डेमोक्रेसी, क्योंकि वहां पे मनमानी चल रहा था, लेकिन बेल्जियम में कहेंगे क्योंकि बेल्जियम में एडजस्टमेंट किया गया था। तो हम देख रहे हैं कि अगर पावर शेयरिंग सही तरीके से होता है तो वो डेमोक्रेसी का बेस माना जाएगा। यानी डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है और उसको हम मोरलिटी मान लेंगे। यानी यहाँ पे इससे पॉइंट निकल के आ रहा है
कि डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू ही नहीं है अगर पावर ठीक से शेयर नहीं हुआ तो। मतलब उसका डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग जो होता है ना, उसको स्पिरिट माना जाता है, यानी बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू नहीं, ये मॉरलिटी है। दूसरा, अगर डेमोक्रेसी होगी और पावर शेयरिंग होगा तो एकदम क्लियर बात है कि सरकार अच्छी होगी जो लोगों के लिए काम करेगी, ये भी मॉरलिटी है। अगर डेमोक्रेसी होगी तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिलेंगे, सभी को एक समान राइट्स मिलेगा, ये भी मॉरलिटी है। मतलब ये मान्यता है और लोग इसको मानते, तो ऐसे काउज को मोरल काउज बोलते हैं। तो ये दोनों, पांचवा पॉइंट तक हम देख रहे हैं कि ये दोनों काउज भी साथ में डिस्कस हुआ। अब हेडिंग नंबर 4 और हेडिंग नंबर 5 से अगर आपके पास डाउट है तो क्लियर करवाइए।